अच्छा अभी नहीं लाई, आ गई लाइट। हाँ तो मैंने क्या कहा कि अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मेरे मेरी अगर मैंने बात करी एंट्रोपी की तो देखना बड़ा ही सिंपल सिस्टम रहता है एंट्रोपी का। एक क्लास के अंदर मैं बात कर रही हूं, जैसे ही मैंने किसी क्लास के अंदर बात की तो एक तो आपको क्लास दिखेगी कि बिखरी बिखरी सी क्लास है। एक बच्चा इस कोने पे बैठा है, एक बच्चा क्लास के उस कोने पे बैठा है, और एक होता है कि बिल्कुल एकदम एक लाइन में, एकदम एक के पीछे एक, यानी कि लाइन बना बना के बैठे हैं। तो ध्यान रखना उस क्लास की एंट्रोपी ज्यादा होगी जो कैसी होगी, बिखरी हुई क्लास होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है द मेजरमेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ अ मैटर। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो एंट्रोपी की डेफिनेशन है किसी पदार्थ की अस्त व्यस्तता की माप, अस्त व्यस्तता की माप किसके नाम से जानी जाती है? एंट्रोपी के नाम से जानी जाती है। अब मैंने ये बात की है द मेजरमेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ अ मैटर, तो किसी पदार्थ की, तो आप बताना अगर एक तो मैंने लिया, इसको ऐसे व्यक्त करते हैं, माना मैंने एक एंट्रोपी ली, एक एंट्रोपी ली माना मैंने बर्फ की, और एक एंट्रोपी मैंने निकाली मानो पानी की, तो जरा मुझे बताना कि ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? कि मैडम जो बिखरा हुआ है उसकी एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होगी, और जो स्थिर है यानी कि बैलेंस्ड है उसकी एंट्रोपी हमेशा कम होगी। यानी कि पानी की एंट्रोपी हमेशा बर्फ से ज्यादा होगी। ये होती है एंट्रोपी। अब मैथमेटिकल फॉर्म में एंट्रोपी चेंज को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? तो ये तो एक डेफिनेशन है कि एक डेफिनेशन बात कर रहे हैं हम, तो देखना एंट्रोपी के गणितीय रूप को जानते हैं, कैसे व्यक्त कर सकते हैं? ds बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यानी कि ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है। ये आगे यही काम आने वाली है मेरे, हर जगह ये काम आएगी, हर जगह ये काम आएगी, ध्यान रखना। पूरा मैंने क्या बोला, इसके बाद का पूरा चैप्टर एंट्रोपी पर बेस्ड है, तो इसका मतलब ये लाइन आपको 100%, यानी कि ये फॉर्मूला आपको 100% याद रहना चाहिए। अब देखो मैंने क्या कहा है, इसका मतलब क्या है? परम ताप पर, देखना ये टेम्परेचर कैपिटल टी की बात कर दी, इट मींस मैंने बात कर दी परम ताप की, यानी कि 0 केल्विन की। अगर मैंने ये कहा है कि परम ताप पर, परम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित, परम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा का डिफरेंस, ऊष्मा का डिफरेंस या ऊष्मा का अवकल रूप एक्चुअली में एंट्रोपी चेंज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एंट्रोपी चेंज के नाम से। या फिर मैं ये कहूं कि उत्क्रमणीय प्रकार से, क्या बोला मैंने? अगर मैंने ReV लगाया इट मींस मैंने बात की रिवर्सिबल की। उत्क्रमणीय प्रकार से परम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा का अनुपात, क्या कहा मैंने? ये रिवर्सिबल का मतलब किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम की बात की है, यानी कि किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए परम ताप, क्या बोला मैंने? उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए परम ताप पर अवशोषित ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा और परम ताप का अनुपात किसके नाम से जाना जाता है? एंट्रोपी के नाम से जाना जाता है। अब देखना दोनों तरफ अगर मैं इसका इंटीग्रल कराऊं,
यहाँ माना मैंने ये S1 है, ये माना S2 है, इसका इंटीग्रल कराइएगा जरा। ds बराबर माना यहाँ पे मैंने माना नॉर्मल इंटीग्रल करा दिया है यहां से Q1 से Q2 के बीच में, ठीक है। जैसे ही मैंने यहां कराया तो ये आ गया dq और 1/t, तो पहले से ही कांस्टेंट होता है ना। अब देखना, अब जैसे ही मैंने इसका कराया तो इधर देखिएगा ये ds s से इंटीग्रल कटेगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा पूरा यहाँ पे डेल्टा s, इसमें तो कोई दिक्कत ही होनी नहीं चाहिए, बराबर 1/t कांस्टेंट, और इसके इंटीग्रल को डिफरेंशियल से काटकर हम इसे लिख सकते हैं q रिवर्सिबल अपॉन t। अब आप मत कहना कि मैंने यहाँ डेल्टा क्यों नहीं लगाया है। डेल्टा मैंने इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि एंट्रोपी चेंज के अंतर्गत हम कभी भी दोनों चेंज एक साथ नहीं दिखा सकेंगे, इसीलिए मैंने क्या नहीं किया। वैसे होना तो यहाँ डेल्टा चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन अगर आप ना भी लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि एंट्रोपी चेंज के अंतर्गत जब भी मैं कभी बात करूंगी तो मैंने माना ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों पर बात की है। अगर मैंने माना यहाँ S1 है एंट्रोपी, यहाँ S2 है, सोचकर देखना, यहाँ पे माना एंट्रोपी क्या है, S1 है, यहाँ पे S2 है, यहाँ पे अगर मैंने Q की बात की है तो यानी कि यहाँ पे हीट क्या है, माना Q1 है और मानो सेम टेम्परेचर है। तो क्या मानते हो कि इस स्टेट पर आकर क्या ये हीट चेंज होगी? अरे कोई सवाल ही नहीं उठता। जब टेम्परेचर चेंज करोगे तभी तो हीट चेंज होगी। जब मैंने बोला इस जगह पर 0 केल्विन टेम्परेचर है, इस जगह पर 0 केल्विन टेम्परेचर है, यहाँ 0 केल्विन है, यहाँ भी 0 केल्विन और S2 तक चलते चलते 0 केल्विन है, तो क्या जबरदस्ती इसकी एंट्रोपी चेंज करवा दोगे कि हाँ भाई हीट तू भी चेंज हो जा? ऐसा नहीं होता कभी भी। हमेशा मैंने आपको बताया था कि हीट चेंज हमेशा हम डिफाइन करते हैं जब टेम्परेचर चेंज होता है। तो इस प्रकार अगर मैं व्यक्त करूं तो एंट्रोपी का फॉर्मूला आया डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, दैट्स ऑल। ये फॉर्मूला, ये दोनों याद रखेंगे, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसको भी यूज कर सकती हूँ, जब मैंने जरूरत पड़ेगी मैं इसको भी यूज कर सकती हूँ। मैंने क्या बोला कि अगर हमें बात करनी है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि मैडम इससे क्या मतलब होगा। अरे जब ताप में चेंज होगा, मानो किसी ने हीट ज्यादा एब्जॉर्ब की, तो हीट कब एब्जॉर्ब होगी? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। अरे जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा जब ही तो हीट एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, और हीट एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा जब ताप ज्यादा होगा। तो इंसान क्या करता है, जैसे हम अगर कहते हैं नॉर्मल कोई ठंडी चीज मैंने पकड़ाई, आप खड़े हो अपनी जगह, आपकी एंट्रोपी अभी कांस्टेंट है, मतलब जो है आप हैं। उसके बाद मैंने कोई गर्म चीज पकड़ाई तो आप कभी यहां कभी वहां फुदकेंगे, यानी कि क्या होगी, आपकी स्पेस बदलेगी, जगह बदलेगी। और मैंने क्या बोला, अस्त व्यस्तता की माप ही एंट्रोपी है। जब मैंने बोला जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही इसका क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा। डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा तो एंट्रोपी का मान भी चेंज होता चला जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एंट्रोपी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, जो मैं कर चुकी हूं। आगे देखें, आगे अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, वैसे इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, मैं करवाऊंगी भी नहीं। इसमें एक दे रखा है आदर्श गैस के लिए, ये शायद नोट्स में नहीं है, आप कर लीजिएगा। आदर्श गैस के लिए समतापी प्रसार में समतापी प्रक्रम में एंट्रोपी चेंज या एंट्रोपी, चलो इसको हम थोड़ा सा, एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, चलो बात करें, इसको नोट करिएगा, शायद नहीं है नोट्स में। अब देखना, वही काम कर रही हूं मैं, ऊष्मा गतिकी के फर्स्ट लॉ से डेल्टा ई बराबर क्या आएगा बच्चों, क्यू माइनस डब्ल्यू। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में, इसको बार बार बताऊंगी नहीं मैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा ई बराबर 0, यानी कि यहां से क्या आया, Q बराबर W। आपको पता है W बराबर क्या था, पीडीवी। इसको वैसे मैं दोबारा ना भी कराऊं तो आप कर लेंगे। W बराबर क्या आया, पीडीवी। पीवी बराबर क्या आया, P बराबर क्या आया, एनआरटी अपॉन वी।
मैं इसे ना भी करूं तो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। W बराबर यहां रखेंगे nRT अपॉन V, कहां से कहां तक, V1 से V2 dV। यहां से क्या आया, NR बाहर, T कांस्टेंट समतापी प्रक्रम के लिए T भी बाहर रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन V, V1 से V2। यहां से क्या आया nRT log V, और log V V1 से V2, तो यहां से क्या आया nRT log V2 nRT log V2 अपॉन V1। यानी कि यहां से आपका Q बराबर क्या आया nRT log V2 अपॉन V1, ये आ गया nRT। अब देखना फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एस का, डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है Q रिवर्सिबल अपॉन T, होता है ना। Q रिवर्सिबल का फॉर्मूला रखिए यहां, डेल्टा एस बराबर एन आर टी लॉग V2 अपॉन V1 अपॉन T, T से T कैंसिल, तो यहां से डेल्टा एस बराबर क्या आया एन आर लॉग V2 अपॉन V1। ये होता है समतापी प्रक्रम के लिए एंट्रोपी चेंज। आया समझ में, इसको नोट करिएगा, बड़ा ही सिंपल सा डेरिवेशन है। आया या नहीं समझ में, चैट ऑफ कर रखिए। हाँ आया या नहीं समझ में, और कोई, राहुल नहीं, सोनल, जबरदस्ती पहले तो बोला बच्चों से नाम लिखवाओ। आ गया ना, यहां तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूं। अगला मैं इसमें अलग अलग चेंजेस हैं, भौतिक प्रावस्था में परिवर्तन, एंट्रोपी चेंज पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करूंगी। कल फिर इसका एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, और ये ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर अंदर मैं इस चैप्टर को खत्म करवाऊंगी। फिर इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें पढ़ेंगे अवशेष एंट्रोपी, और अवशेष एंट्रोपी के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसे डिस्क्राइब करेंगे। और उसके बाद शुरू करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। और रासायनिक साम्य के बाद उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम फेज इक्विलिब्रियम। फिर बस छोटे, ये सबसे बड़ी यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। इसके बाद तो सब सिंपल ही सिंपल चलता रहेगा, सरल ही सरल है। तो चेंज की उसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लीजिए, ना समझ में आए तो दोबारा पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। फीस जमा कराओ आराम से और क्लासेस अटेंड कीजिए, करवानी तो पड़ेगी फीस, अब नहीं तो जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी तब भी करवानी पड़ेगी। तो अब क्लास, अब सर को, आपको लग रहा है कि सर स्टार्ट कर देंगे क्लासेस तो दोबारा तो इनको कंटिन्यू करवाएंगे नहीं, ठीक है। कल मिलते हैं सैटरडे।